एक तरफ खलीज ओमान में एक तजारती जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ बुहेरा यामर में एक छोटा सा कार्गो जहाज बाबुल मंदब से गुजर रहा था। चंद घंटों के अंदर दोनों समुद्रों में तजारती जहाज जंग का हिस्सा बने। खलीज ओमान में अमरीकी MH-60 हेलीकॉप्टर ने वेला नोवा नामी पैनमा के परचम बरदार कंटेनर जहाज के इंजन रूम पे 2 हेल फायर मिसाइल दागे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक जहाज को बार बार वार्निंग दी गई क्योंकि वो ईरान की जानिब जाने की कोशिश कर रहा था और अमरीकी बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही थी। मिसाइल का मकसद जहाज को गर्क करना नहीं बल्कि उसकी स्टीयरिंग और प्रोपल्जन सलाहियत को खत्म करना था ताकि वो ईरान तक ना जा सके। और तकरीबन उसी बहरान के दूसरे सिरे पे टिहामा नामी कार्गो जहाज बाबुल मंदब में हमले का निशाना बना। कहानी वहां पे ज्यादा संगीन हुई। 4 बहरी कारकुन मारे गए, 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन। उसके बाद जब इमदादी एहलकार पहुंचे, दोबारा हमला हुआ, 2 यमनी रेस्क्यूज भी जान से गए, 10 अफराद जख्मी हुए। यानी एक ही दिन में अमेरिका ने एक तजारती जहाज को मिसाइल मार के रोका, जबकि हूतियों के हमले में एक दूसरे तजारती जहाज के हमले के लोग मारे गए। एक वाकया ईरान के नाम पे बनने वाली अमरीकी बहरी नाकाबंदी का अमली इजहार था, दूसरा सऊदी अरब के खिलाफ हूती बहरान पाबंदी का था, और दोनों के दरमियान पाकिस्तान खड़ा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, जिस जहाज पे पाकिस्तानी थे वहां पे क्या हुआ? 11 अगस्त को बाबुल मंदब से वो जहाज गुजरा। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहाज पे नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। बाद में यमनी हुकूमत के हुकाम ने हूतियों को जिम्मेदार करार दिया। रॉयटर्स ने सेटेलाइट तस्वीर, जहाज की शक्ल, उसकी साख्त, मकाम की मालूमात, उसका डेक, उस सब को मिला के जहाज की शनाख्त की गई। ट्रैकिंग डेटा जो था उसको भी दिखाया गया। हूतियों ने बाद में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जो सऊदी फौजी साजो सामान लेके जा रहा था। लेकिन यहां एक निहायत अहम एहतियात जरूरी है। यह दावा आजादाना तौर पर साबित नहीं हुआ, बल्कि एम्ब्रे के मुताबिक जहाज सऊदी मिल्कियत या सऊदी ऑपरेटर के जेर इंतजाम नहीं था। LSEJ जो मैनेजमेंट है उसके डेटा में उसकी मिल्कियत और मिस्री कंपनी से मुतल्लिक बताई गई है, जहां यमनी हुकूमत के जेर कंट्रोल अलमखाब बंदरगाह पे भी उसने सफर किया था। यह नुकता अहम है क्योंकि अगर हूतियों का बुनियादी जवाब यह है कि वह सिर्फ सऊदी बहरी जहाजों को रोक रहे हैं, तो फिर सवाल यह है कि एक मिस्री मिल्कियती जहाज को निशाना बनाने की कानूनी और अस्करी बुनियाद क्या थी? और अगर उस जहाज पे वाकई सऊदी फौजी सामान था, तो फिर अगला सवाल यह है कि हूतियों को उसकी इत्तला कैसे हुई? तो यहीं से कार्गो ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस और मैरिटाइम सर्वेलेंस की एक नई कहानी शुरू होती। 3 पाकिस्तानी जाने। बड़ा मसला है, छोटा है, बड़ा नहीं है तो क्यों नहीं? यह वाकया पाकिस्तान के लिए महज बैरूने मुल्क एक बहरी हादसा नहीं। 3 पाकिस्तानी शहरी एक ऐसे समुद्री रास्ते पर मारे गए जिसे पाकिस्तान अपनी मुआशी और इलाकाई सलामती के लिए अहम समझता है। इससे पहले पाकिस्तान ने हूतियों को वाज़ेह पैगाम दिया था। 22 जुलाई को पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा था कि सऊदी तजारती जहाजों के खिलाफ हूती धमकियां इलाकाई सलामती, आजादी, नकलो हरकत और आलमी तजारत के लिए खतरा है। उसी बयान में पाकिस्तान ने पहली मरतबा एक बहुत अहम रेड लाइन खींची कि अगर पाकिस्तानी परचम वाले जहाज या पाकिस्तानी बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो इसे पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा समझा जाएगा और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा में जरूरी इकदाम का हक हासिल होगा। यह बयान अब पहले से ज्यादा अहम है क्योंकि अब पाकिस्तानी शहरी वाकई मारे जा चुके हैं। तो यहां पाकिस्तान के पास कितने रास्ते हैं? 3। पहला, ईरान से बात करे, जो की जा चुकी। तेहरान से कहे कि अगर हूती वाकई ईरानी इत्तेहादी और खत्ते में ईरानी असर व रसूख का हिस्सा है तो पाकिस्तानी शहरियों और तजारती जहाजों की हिफाजत के लिए उस असर व रसूख को इस्तेमाल किया जाए। दूसरा रास्ता, सऊदी अरब के साथ मैरिटाइम कमर्शियल शिपिंग और इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन में ताउन को मजीद बढ़ा लिया जाए। तीसरा रास्ता, अगर पाकिस्तानी जहाज बराह रास्त निशाना बनते हैं तो इस्लामाबाद को अपने पहले ऐलान करदा रेड लाइन के मुताबिक अमली कदम उठाने का फैसला करना है। यह आखिरी मरहला बहुत हसास होगा क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब का दिफाई शराकतदार है, दूसरी तरफ ईरान के साथ जंग खत्म कराने की सिफारती कोशिशों के अंदर भी शामिल है। पाकिस्तान ने ईरान को पहले क्या कहा था, यह भी एक अहम सवाल है। 23 जुलाई को पाकिस्तानी वजारत खारजा की ब्रीफिंग में वाजे किया गया था कि ईरान के साथ इलाकाई मामलात पर बातचीत में तमाम अहम मसाइल जेर बहस आए और हूतियों से मुतल्लिक पाकिस्तानी खदशात भी ईरानी क़यादत तक पहुंचाए गए। तर्जुमान ने उस तफसीलात को कॉन्फिडेंशियल करार दिया था। उसी ब्रीफिंग में पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो ईरान के साथ राबिते जारी रखे हुए हैं और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी की थी। यानी पाकिस्तान का मसला यह नहीं कि उसे हूती खतरे का इल्म आज हुआ, इस्लामाबाद पहले ही तेहरान को इस मसले पर ब्रीफ कर चुका था या मुतहर्रिक कर रहा था।
अब 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत के बाद पाकिस्तान के पास ईरान के सामने एक ज्यादा मजबूत मुकदमा है। अगर तेहरान ये चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी करता रहे, तो ईरान से भी ये तवक्को की जाएगी कि वो अपने इलाकाई इत्तेहादियों के रवैये को इस हद तक मुतासिर करे कि पाकिस्तानी शहरी और तजारती मफादात जो हैं वो महफूज रह सकें। ये एक सिफारती बारगेनिंग पॉइंट बन सकता है। अब सवाल यह है कि हूतियों के मसाइल क्या हैं और उन्होंने महाज कब खोला। यह हमला अचानक नहीं है। 20 जुलाई को हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ मैरीटाइम एम्बार्गो का ऐलान किया था। हूतियों ने दावा किया कि सऊदी अरब यमन का मुहासरा कर रहा है और उसी के जवाब में उन्होंने सऊदी बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। सऊदी अरब ने इसको डिनाई किया था। उस ऐलान के बाद खतरा सिर्फ एक सियासी धमकी नहीं था। 24 जुलाई को अगर टाइमलाइन देखी जाए तो पहला इस एरा में सऊदी परचम बरदार तजारती जहाज एनसीसी मैसा और हल जो है उनको मामूली डैमेज पहुंचा, लेकिन अमला महफूज रहा। जहाजों ने अपना सफर जारी रखा। उसी अरसे में सऊदी मिल्कियती टैंकर एनसीलिया को भी निशाना बनाया गया और उसमें आग लगने की इत्तला आई। 28 जुलाई को हूतियों ने सऊदी ऑयल टैंकर एनसीसी गजाल को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया। फिर 11 अगस्त को यह टिहामा का वाकया पेश आया, यानी 20 जुलाई की धमकी और 11 अगस्त की हलाकतों के दरमियान तकरीबन 3 हफ्तों में यह बहरान मुसलसल अमली हमलों की तरफ बढ़ता गया। तो यहां एक अहम अदद सामने आता है। बाबुल मंदब और बुहेरा अहमर से गुजरने वाली कमर्शियल शिपिंग पहले हमलों के बाद 2023 से 2025 में 50% से ज्यादा कम हुई है। हूतियों की नई पाबंदी के बाद गुज़श्ता हफ्ते रोजाना औसतन सिर्फ 22 जहाज बाबुल मंदब से गुजरे हैं, जबकि ब्लॉकेट से पहले यह तादाद तकरीबन 50 जहाज रोजाना थी। यानी खतरा सिर्फ जहाज डूबने का नहीं, खतरा यह है कि जहाज उस रास्ते पर आना ही छोड़ दें। अब इस पूरी सूरत हाल को एक बड़े नक्शे के ऊपर देखें। मशरिक को अगर देखें तो स्टेट ऑफ हरमुज, मगरिब को अगर देखें तो बाबुल मंदब, हरमुज बंद हो तो खलीज फारिस से आलमी मार्केट तक तवानाई की तरसील मुतासर, बाबुल मंदब बंद हो तो खलीज अदन, बुहेरा अहमर और सुएज कैनाल का रास्ता खतरे में। यानी ईरान और उसके इत्तेहादियों से जुड़े 2 अलग महाज आलमी तजारत की 2 अहम शरियानों को मुतासर कर रहे हैं। इसलिए यह जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम डिसरप्शन की सूरत हाल बन रही है। और इस सूरत हाल में 10 दिन की औसत तकरीबन 11 जहाज रोजाना थी, जबकि जंग से पहले तकरीबन 130 से 140 जहाज रोजाना इस रास्ते से गुजरते थे। इसके मुकाबले में बाबुल मंदब में 32 जहाज रोजाना की सतह भी मामूल से खासी कम है। अब अगर आप तसव्वुर करें कि एक ही वक्त में दोनों रास्तों पर शिपिंग कंपनीज को खतरा है, तो क्या है? इंश्योरेंस महंगी, जहाजों का रास्ता तब्दील, सफर का वक्त तवील, ईंधन का खर्चा ज्यादा, कीमत किसने अदा करनी है? सारिफ ने। तो अमेरिका ने, सवाल यह पैदा होता है कि उसी दौरान में वेलानोवा पे हेल फायर क्यों दागा। ये दूसरा वाकया जो है इसको भी मामूली ना समझें, इसका तज़किरा बहुत कम हुआ। वेलानोवा के मामले में अमेरिका ने एक नई मैरीटाइम एनफोर्समेंट दिखाई है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जहाज को मुतअद्दिद वार्निंग दी गई, उसके बावजूद वो ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ा। फिर अमेरिकी MH-60 जो हेलीकॉप्टर है उसने 2 हेल फायर मिसाइल इस्तेमाल किए, जहाज को डिसेबल किया। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है कि जहाज को गर्क करने की बजाय फंक्शनल डिसेबलमेंट किया गया। यह वही तरीकाकार है जो कतरी जहाज पे ईरान ने अपनाया था। अमेरिका ने पैगाम यह दिया कि अमेरिका ईरान जाने वाले तजारती जहाज को सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अब उसे फोर्स के जरिए ब्लॉकेड को मजीद नाफिज कर रहा है। वेलानोवा पे कार्रवाई के वक्त तक अमेरिकी कार्रवाइयां मुतअद्दिद तजारती जहाजों तक पहुंच चुकी थी और यह सूरत हाल ईरान के लिए एक और मसला पैदा करती है। अगर ईरान हरमुज में जहाजों को रोकने की कोशिश करे और अमेरिकी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करते रहें, तो दोनों फरीक कमर्शियल शिपिंग को अपनी प्रेशर मैकेनिज्म के अंदर तब्दील कर रहे हैं। तो ये वो मकाम है जहां पे मर्चेंट शिप्स जो हैं वो जंग के फरीक बने बगैर जंग के हथियार बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक ही वक्त में 2 हमले होते हैं, एक रिपोर्ट होता है, एक से सरफे नजर हो जाती है। और जिस हमले को बुनियाद बना के अमेरिका ने दोबारा जंग को मुसल्लत किया था और कहा था कि MOU की खिलाफ वर्जी हो गई, तो उसका क्या? पाकिस्तान इसमें कहां पे है? पाकिस्तान के साहिल से तकरीबन यानी 131 किलोमीटर दूर जो है ये इसको निशाना बनाया गया।
ये बात पाकिस्तान के लिए महज जोग्राफियाई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर खलीज ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मैरीटाइम कन्फ्रंट्रेशन जारी रहती है और वो पाकिस्तान के साहिल के करीब होने लगे, तो पाकिस्तान के भी सामने एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उसके टेरिटोरियल वाटर्स के करीब किसी बड़ी ताकत की मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो चलते रहें, और ना ही ये चाहेगा कि पाकिस्तानी बंदरगाहों को किसी फरीक की मर्चेंट ट्रैफिक या जहाजी कार्रवाई के नतीजे में खतरा लाक हो। इसलिए इस्लामाबाद का सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि किसने किस जहाज को मारा, बल्कि ये होगा कि क्या जंग अब पाकिस्तान के समुद्री दरवाजे तक पहुंच चुकी। अब इस पूरे मामले के ऊपर अमरीकी किरदार पे कोई बात नहीं कर रहा। अमरीका के हेल फायर करने पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो सवाल ये कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान का दौरा किया, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशें फिर से की हैं। 3 शहरियों की हलाकत जो है वो एक बड़ा सख्त सवाल भी तेहरान के सामने रख सकती थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल मुलाकातें हैं। जो मनाजर सामने आए हैं उसमें तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उसी तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है। तो अब अमेरिका की पोजीशन इस पूरे मंजरनामे में क्या ऐसे फरीक की है जो ये चाहता है कि मैंने माल 100 में ख़रीदा था, 50 में भी बिकता है तो बेच दें, मुझे इससे मुनाफा नहीं कमाना। और जब उसने ख़रीदा था तो उसकी सोच ये थी कि इसे 500 में बेचा जाएगा। तो अब वो 50 में बेचने वाली जो पोजीशन है वो अमेरिका किसके हाथों पूरी करवाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ दिनों तक सामने आना है। लेकिन क्या तब तक ईरान हूतियों को रोक सकता है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।